नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का न्यू सेशन जो है कि ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं और इसी मोटिवेशन के आधार पर हम अपना जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, जिनमें हम क्या किसका अध्ययन करेंगे। हम जिसमें हमारी जो यूनिट सेकंड है उसमें हमने जो फर्स्ट और जो सेकंड थ्योरम्स हमने की थी, कोशी समाकलन जो प्रमेय की थी, उसी के आधार पर हम आज उसके क्वेश्चंस लेंगे और उनके सॉल्यूशन देने की हम ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फलन 5 sin 2z के लिए कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए यदि c एक वर्ग है। c क्या हो सकता है हमारा? कंटूर। मैंने आपको बताया था कि कंटूर एनीवन नो नीडफुल इज ए सर्किल एंड इसके लिए हम वर्ग भी ले सकते हैं, इसके लिए हम किसी भी टाइप का हम कंटूर ले सकते हैं। देन जिसमें हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमें इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो हम अब इसका इंटीग्रल ज्ञात करेंगे। विधि कौन सी रहेगी हमारी? कोशी समाकलन प्रमेय। डायरेक्टली विधियों से हम ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस में डायरेक्शन दिए हुए हैं और इन्हीं के हिसाब से हमें चलना होगा। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है 5 sin 2z, ये हमारा एक फंक्शन हो गया। कंटूर हमें किस प्रकार का दिया हुआ है? कंटूर हमें एक वर्ब की फॉर्म में दिया हुआ है और जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हुए हैं। यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि यदि मैं एक आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ x प्लस आयोटा y, यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि जब मैं इसको निर्देशांक ज्यामिति में इसको दर्शाना चाहूँ तो इसको किस प्रकार डिफाइन करता हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या बताया? x एंड y। और यदि मैं यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताता हूँ 3 + 2 आयोटा, तो इसको मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखता हूँ? 3 और 2। इसी तरह हमें क्वेश्चंस में किस प्रकार के फॉर्म दिया हुए है कॉम्प्लेक्स नंबर के? 1 ± आयोटा और 1 -1 ± आयोटा। इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। और इस वाली कंडीशंस को मैं 2 टाइप्स में यूज़ कर सकता हूँ, -1 प्लस के आयोटा और -1 माइनस के आयोटा। तो इन दोनों कंडीशंस के आधार पर हम कितने रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं? हम 4 रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि इन दोनों कंडीशन से हम इस वर्ग के चारों जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। वो हमारे क्या क्या होंगे? 1 1 फर्स्ट वाले से 1 1 1 -1 और सेकंड वाली कंडीशन से -1 1 और -1 -1। ये 4 कोऑर्डिनेट हमें इस कंडीशन से प्राप्त हो जाते हैं। और जब मैं इन चारों कंडीशंस को, इन चारों जो हमारे कोऑर्डिनेट है, एक वर्ग के रूप में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इस वाले फॉर्म को नाम देता हूँ a, इसको नाम देता हूँ b, इसको नाम देता हूँ c और इसको d। a के निर्देशांक मैंने क्या ज्ञात किए? 1 एंड -1। b के निर्देशांक मैंने माना 1 1 और c के निर्देशांक मैंने माना 1 -1 और जो हमारे d के निर्देशांक है वो कितने हैं? -1 और -1। जरूरी नहीं है कि मैं a के निर्देशांक 1 -1 मानूं, ज़रूरी नहीं है b के निर्देशांक 1 1 ही होंगे। इनमें से किसी भी निर्देशांक को हम किसी भी पॉइंट के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं। तो मैंने a को कितना लिया? 1 -1, b को 1 1, c को 1 -1 और d को -1 और -1। अब हमने क्या सीखा? पिछले सेशन में हमने कोशी गुरसा प्रमेय का अध्ययन किया था, जिसमें हमने जो हमारे पास जो प्रांत थे उसको मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। जो एक तो पूर्ण वर्ग जिसका हमने नाम दिया था Cn और एक आंशिक वर्ग था जिसका नाम दिया था मैंने Dn। और कोशी गुरसा प्रमेय में हमने जो इंटीग्रल ज्ञात किया वो किस प्रकार ज्ञात किया कि यदि मैं इसको नाम दूँ a b c d तो इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका
और फिर इसका और फिर इसका। तो इस तरह हम इस पूरे मॉडल का अलग अलग टाइप में डिवाइड करके डिफरेंशिएशन ज्ञात किया और इसी तरह हम इस क्वेश्चंस में भी करने वाले हैं। तो एफ इंटीग्रेशन सी एफ से डी जेड इक्वल है इंटीग्रेशन सी 5 sin 2z dz, और इसको हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं हमारे इस वर्ग के अकॉर्डिंग। तो मैं सबसे पहले ए बी का इंटीग्रेशन ज्ञात करूँगा, आफ्टर देन बी सी का ज्ञात करूँगा और सी डी, और इसके बाद में मैं डी ए का इंटीग्रेशन ज्ञात करूँगा। तो फर्स्ट इन टोटल चारों इंटीग्रेशंस को मैंने ऐड कर दिया और कुछ इस प्रकार इस कंडीशन को मैंने यहाँ डिफाइन किया, जो है 5 मल्टीप्लाई, यानी कि मैंने 5 सभी में से एक प्रकार से कॉमन ले लिया और इसको एक अलग ही टाइप में रखा और हमने ज्ञात किया ए बी का इंटीग्रेशन, बी सी, सी डी और डी ए का। अब मुझे क्या ज्ञात करना है कि जो हमारा जो z है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर को किस हिसाब से लिखते हैं, x प्लस आयोटा y, और x y की वैल्यू हमें कहाँ से ज्ञात होगी, यहाँ से, यानी कि जो कोऑर्डिनेट हमें प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम यहाँ x प्लस आयोटा y की वैल्यू रखेंगे। तो z के स्थान पर x प्लस आयोटा y जब मैं रखता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं। अब मैंने क्या किया कि z की वैल्यू हमें पता है x प्लस आयोटा y, तो फंक्शन में हमें डी z की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो इस वाले फॉर्मूले से मैंने जब डिफ्रेंशिएशन किया तो डी z की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, डी एक्स प्लस आयोटा y। अब हम लेते हैं ए बी के कोऑर्डिनेट, ए बी के कोऑर्डिनेट, ए बी में से जब हम ए के कोऑर्डिनेट देखते हैं और बी के कोऑर्डिनेट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ए बी के जो अक्ष के कोऑर्डिनेट है वो एक प्रकार से क्या है, सिमिलर है, और जो वाई अक्ष के जो कोऑर्डिनेट है वाई वाले वो एक प्रकार से डिफरेंट पार्ट में दिए हुए हैं, -1 और 1। अब यदि मैं x इक्वल टू 1, क्योंकि ए बी में हमारे पास x का जो निर्देशांक है वो एक प्रकार से फिक्स है, और जब मैं इस x से dx की वैल्यू याद करता हूँ तो मेरे पास 0 प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जब हम अचर राशि का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि ए बी एक्स की वैल्यू 1 तो डी एक्स इक्वल टू मुझे क्या प्राप्त हुआ, 0, और y की वैल्यू, जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से और +1 तक है। तो हमें परिवर्तन किस में करना होगा, y वाले फंक्शन में, अर्थात जो dz होगा वो हमारे पास कितना होगा, x की वैल्यू तो इसमें 0 हो गई और y वाले की हमें ज्ञात करनी है, तो dz हमारे पास किसके इक्वल होगा, आयोटा dy के बराबर। अब हम बात करते हैं bc की। bc में y के कोऑर्डिनेट सेम है तो dy इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 0, और x का मान अर्थात x की वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो इसमें जब y की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे dz बराबर क्या मिलता है, dx मिलता है। अब बात आती है सी डी की, इसमें किसकी वैल्यू सिमिलर है, इसमें x की वैल्यू सिमिलर है, तो dx की वैल्यू ये सभी इसके अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि हमें dz की वैल्यू याद करनी है। dx यहाँ पे हमारा 0 है, तो यहाँ से हमें dz की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, आयोटा dy। एंड जब हम लास्ट कंडीशन में देखते हैं डी ए में, इसमें y की वैल्यू इक्वल है कितनी, -1, तो dy हमें 0 प्राप्त होगा, और इस कंडीशन में हमें z की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, इस कंडीशन में हमें जो dz की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी, इसमें dy की वैल्यू 0 है तो हमें dx प्राप्त होगी। तो चारों कंडीशन में मैंने क्या किया, dz अर्थात चारों कंडीशन में मैंने dz की अलग अलग वैल्यू प्राप्त की, और अब मैं इन वैल्यूज़ को मैं हमारे इंटीग्रेशन फॉर्मूले में रखता हूँ तो हमें मान ज्ञात होता है। कैसे, हमारा फंक्शन था ये वाला 5 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये किसका है, ए बी का।
ए बी में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, -1 से 1 तक। ये लिमिट -1 से 1 तक क्यों लिखी मैंने, क्योंकि ए बी में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, -1 से 1 तक हो रहा है। फंक्शन लिखा मैंने साइन, और z के स्थान पर मैंने क्या कहा कि हमारा फंक्शन था sin 2z, और z की वैल्यू हमने ज्ञात की थी कितनी, 1 + i/y। फर्स्ट कंडीशंस के लिए x की वैल्यू कितनी है, 1, और फर्स्ट के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, y में तो हमें परिवर्तन ज्ञात करना है तो y की वैल्यू हम y ही रखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमें ज्ञात होने वाली है इंटीग्रेशन के द्वारा। और जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 2 + 2i/y प्राप्त हो जाता है, जो मैंने कुछ इस प्रकार लिखा। आगे चलते हम इसी तरह हम इस BC को यहाँ डिफाइन करेंगे। अब यहाँ CD को और यहाँ से DA में प्राप्त करता हूँ। अब मैं यदि आगे चलता हूँ तो मुझे जब इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस, और अचर यदि y के साथ अचर है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हम किसी भी राशि, जैसे हम इस राशि का इंटीग्रेशन करते हैं sin 2x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस 2x अपॉन में 2, अर्थात फंक्शंस के मल्टीप्लाई के रूप में जो क्वांटिटी जो होती है, जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का, तो वो एक डिवाइड के रूप में चली जाती है। तो इस तरह हम चारों फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं, और जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, चारों में लिमिट अप्लाई करते हैं, तो मेरे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है। तो इस कंडीशन के आधार पर हम देखेंगे कि जब हम इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं कैसे, कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी, और जब इससे आगे चलते हैं तो सभी में से 2 आयोटा इसमें से बाहर आ जाएगा, क्या 2 आयोटा इसमें से बाहर आ जाएगा, और यहाँ शेष रहेगा कोस 2 - 2 आयोटा, तो ये फंक्शन इसमें शेष रहेंगे। और इसके बाद 5/2 कोस 2 + 2 आयोटा माइनस कोस 2 - 2 आयोटा, ये टोटल फंक्शन एक प्रकार से कैंसिल हो जाते हैं, और टोटल हमें इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है, 0 वैल्यू प्राप्त हो जाती है। कैसे, जब मैं इस वाले और इस वाली कंडीशंस को ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है, और उसके बाद ये वाला कैंसिल हो जाता है, और टोटल वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो जाती है, 0। ये टोटल फंक्शन टोटल एक फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन टोटल एक फंक्शन है, और उसके ऊपर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है टोटली, वो हमें किससे प्राप्त हो जाता है, जब हम हमारे पिछले वाले इक्वेशंस में लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये वाला कंडीशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कुछ इस विधि से डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो इसमें क्या है, चेंज है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि वर्ग के रूप में लेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको अभी उस क्वेश्चन में बताएं कैसे लेना है आपको। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट है FZ DZ, इसमें AB ये वाला AB इसका इंटीग्रेशन करेंगे, BC का इंटीग्रेशन करेंगे, CD का इंटीग्रेशन करेंगे, और DA का इंटीग्रेशन करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम चारों जो इंटीग्रेशन है उनको हम एक साथ ही हल करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको एक साथ ही हल करना होगा, हम इनको अलग अलग लेके भी हल सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अलग अलग क्वेश्चंस, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक साथ सोल्व किया है, और इस क्वेश्चन को हम अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में डिवाइड करके सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट में इंटीग्रेशन लेता हूँ AB का, सही, फर्स्ट इंटीग्रेशन में किसका लेता हूँ, AB का। इसमें y की वैल्यू क्या है, सिमिलर है, कितनी है, 2, क्योंकि इस वाली कंडीशन में भी 2 है y की वैल्यू, इस वाली कंडीशन में भी 2, तो हमें पता चलता है कि इसमें y में तो परिवर्तन नहीं होगा। y में परिवर्तन नहीं होगा तो परिवर्तन किस में होगा, परिवर्तन इसमें होगा अक्ष में। तो मैंने z को क्या लिखा, z = x + i/y,
और इसको मैं क्या लिखा, x प्लस 2 आयोटा। 2 आयोटा क्यों लिखा, क्योंकि y की वैल्यू तो हमें कांस्टेंट प्राप्त हो रही है, उसमें तो कोई चेंज भी नहीं किया हुआ है। अब हमारे पास जब मैं dz इससे निकालता हूँ तो मेरे पास जो dy मुझे प्राप्त होगा वो कितना होगा, 0। क्यों, जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा 2 का तो मुझे 0 ही प्राप्त होगा। और जब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को लेके इसमें dz की वैल्यू रखता हूँ और z की वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म कुछ इस प्रकार प्राप्त होती है। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो इस टोटल का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस 2 आयोटा माइनस के 2, और इसकी लिमिट कितनी है, 2 से -2 इसकी लिमिट होगी। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ तक सोल्व किया, कहाँ तक, इसी में रह गया शेष इसका पार्ट, कि जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ यहाँ तो log x के स्थान पर -2 रखता हूँ तो मेरे पास ये कंडीशन प्राप्त होती है। और जब मैं लोअर लिमिट इसमें लगाता हूँ तो मेरे पास log 2i प्राप्त हो जाती है। इसको मैं इक्वेशन देता हूँ 1, क्योंकि इसको 1 कैसे दिया, इसके लिए मैं अलग से फंक्शन ज्ञात करूँगा, इसके लिए मैं अलग से फंक्शन ज्ञात करूँगा, इसके लिए मैं अलग से ज्ञात करूँगा, और इसके लिए मैं अलग से ज्ञात करूँगा चौथा। और लास्ट में क्या करूँगा, मैं इन टोटल फंक्शंस को ऐड करूँगा जो हमें इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अर्थात मैं देखता हूँ BC का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, किसका इंटीग्रेशन, BC का। तो हम देखते हैं कि BC में हमारा कांस्टेंट कौन सा है, -2, और कांस्टेंट यदि -2 है तो इस कंडीशन में मुझे dz की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, आयोटा dy, क्योंकि इसमें dx की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त होगी, 0, क्योंकि जब मैं x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो अचर का मान क्या होगा, 0। अब मैं z की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ तो मेरे पास यह फंक्शन प्राप्त होता है। और जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे यह फंक्शन प्राप्त होता है कैसे, 1/x। सिमिलर इसमें चारों कंडीशंस पे यह फॉर्म इंटीग्रेशन की प्राप्त होगी, और इसका हम जानते हैं log x होता है। और जब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें अप्लाई करता हूँ तो मुझे इक्वेशन 2 प्राप्त होती है। आगे देखते हैं हम CD के बारे में देखते हैं। CD में कांस्टेंट कौन सा है, y वाला फंक्शन, तो इसके लिए मुझे dy = 0 प्राप्त होगा और dz = dx प्राप्त होगा। और यहाँ से मैं z की वैल्यू लेता हूँ तो x - 2y प्राप्त हो जाती है, और हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्म में ये फंक्शन प्राप्त हो जाता है। और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ और लोअर और अपर लिमिट इसमें अप्लाई करता हूँ तो मुझे इक्वेशन 3 प्राप्त हो जाती है। अब मैं लास्ट अंतिम फाइनल कौन सा होगा कि dA के बारे में चर्चा करता हूँ। dA में कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो इसके लिए dx मुझे वैल्यू प्राप्त करेगा 0, और इसके लिए मुझे टोटल dz प्राप्त होगा आयोटा dy, जो मैंने यहाँ आपको बता रखी है। और इस वाले dA में हमारा z की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस आयोटा, ये z ना होकर ये 2 है, 2 प्लस आयोटा y। और जब मैं इसमें फंक्शन में रखता हूँ, तो मेरे पास कुछ ये फंक्शन प्राप्त हो जाता है, अर्थात log y अपॉन में log 2 माइनस के log -2। तो इक्वेशन इस प्रकार हमें इसकी कौन सी प्राप्त होगी, इक्वेशन 4 प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि जब मैं चारों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, 1 इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो मुझे टोटल प्राप्त होगा, तो ये फंक्शन प्राप्त होगा। और इसमें जो रिजल्ट कैंसिल हो रहे हैं उनको मैं कैंसिल करता हूँ, और नेक्स्ट रिजल्ट की ओर जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट रिजल्ट ये वाला प्राप्त हो जाता है, ये वाला। अब मैं क्या करता हूँ कि हमें पता है कि log x प्लस log y क्या होता है, हमें पता है कि log x मल्टीप्लाई y होता है, log x मल्टीप्लाई y। और दूसरा जो फॉर्मूला है कि log x माइनस log y क्या होता है, ये होता है log
x अपॉन में y। तो इन दोनों कंडीशंस, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके हम इस जो हमारा रिजल्ट है उसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे ये वाली कंडीशन प्राप्त हो जाती है। कैसे कि इसमें कौन सा लगेगा, फर्स्ट में और तीसरे वाले में ये लगेगा log x अपॉन वाई, अर्थात ये बनेगा log 2, ये बनेगा log 2 अपॉन में 2 आयोटा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें फर्स्ट इक्वेशंस का फर्स्ट पार्ट हमें प्राप्त हुआ। और जब मैं इसमें कौन सा लगेगा, इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा और हमें प्राप्त होगी log -2 आयोटा अपॉन में -2 से -2 कैंसिल और हमें इक्वेशन इसका सेकंड पार्ट हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम इसे आगे देखते हैं। जब मैं इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे log माइनस आयोटा प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन आयोटा से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस आयोटा से अंश और हर में, तो ऊपर रहेगा शेष हमारे पास आयोटा और नीचे बनेगा आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है कि आयोटा की फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो टोटल हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, माइनस आयोटा। तो इस वाली कंडीशन से ये आ गया और इस वाली कंडीशन से ये आ गया। अब मैंने आपको पिछले सेशंस में आयोलर प्रमेय के बारे में बताया, जो e⁻i बराबर होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और जब मैं थीटा की वैल्यू इसमें π/2 रखता हूँ तो मेरे पास कोस π/2 प्लस साइन π/2 की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाती है, आयोटा। और जब मैं इसमें 3π/2 आयोटा रखता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, इसकी वैल्यू मुझे प्राप्त होती है -के आयोटा। कैसे इसको लिखता हूँ मैं, कोस 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2 और 3π को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/2, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2π और 2π 3π/2। इस वाले फंक्शंस को मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये फंक्शन प्राप्त हो जाता है। और हमें पता है कि कोस π/2 की वैल्यू यानी कि कोस पाई प्लस सेकंड चतुर्थांश में होगा और यह तीसरे चतुर्थांश में होगा। और तीसरे चतुर्थांश में कोस हमारा किस श्रेणी में आता है, नेगेटिव की श्रेणी में आता है। तो इस आधार पर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं माइनस आयोटा। अब हम देखते हैं कि मैं फंक्शन में इस वाली कंडीशन को क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ log e⁻π/2 log e⁻3π/2 अपॉन आयोटा। कैसे कि मैंने इसकी वैल्यू ज्ञात की, इसकी वैल्यू ज्ञात करने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ, माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा के स्थान पर मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ तो मैंने यहाँ लिखी। और आयोटा से आयोटा जो हमें ये आयोटा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, e⁻π/2 आयोटा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई, आयोटा। तो मैंने इसके स्थान पर ई की फॉर्म लिखी। और जब मैंने देखा कि हमेशा log की प्रॉपर्टी है कि log में यदि m की पावर n आ जाए तो log की सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि यदि इनपुट के ऊपर कोई पावर है तो log हमेशा उस पावर को अपने सामने ले आता है, अर्थात इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, n log m। जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा आपको बताना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 log 2। इसी के आधार पर मैं ये पावर्स क्या हो जाएगी, सामने आ जाएगी। और log ई अर्थात इनपुट और बेस यदि सिमिलर हो जाते हैं log में तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। लेकिन जो इनपुट से नीचे जो बेस है इसकी वैल्यू हमेशा 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसी के आधार पर इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं। और जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो मुझे सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है इसका 2π आयोटा। तो हमने इस सेशन में 2 क्वेश्चंस को डील किया था। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको बताए और इन 2 क्वेश्चंस के आधार पर ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। और इनसे ये तो मैं डेफिनेट नहीं कह सकता कि इनसे सिमिलर क्वेश्चन तो आते ही हैं। और हम जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस का और अध्ययन करेंगे
और इसके विभिन्न पार्ट्स अर्थात क्वेश्चंस के किस किस प्रकार के टाइप बन सकते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। यदि आपको दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हुए हैं तो इनको अपने आप क्वेश्चंस को लिखकर करने की कोशिश करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।